Good morning, my dear student. This is Kumar Saurav, and first of all, welcome to VSR अड्डा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने एक बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टेंस। आज जो है हम लोग टेंस को ही पढ़ेंगे और आज जो है हमारा फर्स्ट डे रहेगा किस चीज़ का सर? तो हमारा रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि टेंस होता क्या है और टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, वर्ब के मदद से हम लोग टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है वो पहले तो जाकर पिछले क्लास को देख लेंगे और उसके बाद आज के क्लास में सीखने का प्रयत्न करेंगे कि आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिससे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो पहली बात तो हमें टेंस के बारे में जानना था कि टेंस होता क्या है। तो वो तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया कि टेंस होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज जो है आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये रहा। चलिए तो देखिए, ये है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम लोगों को आज पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो सिंपल टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उस टेंस को कहते हैं जो जिसमें परमानेंट एक्शन का सेंस देता है। जो परमानेंट एक्शन का सेंस देता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम एक बार डिफिनेशन को भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और हैपनिंग करंटली, हैबिचुअली, रिपीटेडली। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस साइंटिफिक जनरल ट्रूथ, फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उस एक्शन को जो एक्शन रेगुलरली होता है, जिसकी हैपनिंग करंटली अभी हो रहा होता है, हैबिचुअली जिसमें आदत होती है, रिपीटेडली जो बार बार होती है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस साइंटिफिक जनरल ट्रूथ, फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन। तो इसकी जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो उस सेंस में यूज होगा जहां की परमानेंट एक्शन की बात बोली जाएगी, जहां पे परमानेंट सेंस देगा। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस जो है वो परमानेंट एक्शन में यूज होता है। एक वो एक्शन जो परमानेंट सेंस दे, वो एक्शन जो परमानेंट सेंस दे, उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी डिफिनेशन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली और हैपनिंग करेंटली, हैबिचुअली और रिपीटेडली, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट, जनरल ट्रूथ, फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन। तो इन सारी चीजों में जो भी सेंटेंस यूज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा। किससे करेगा सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा। अब सवाल उठता है कि सर सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे? क्या डिजाइन कैसे करेंगे सर? स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए आपको जो है क्या देखना पड़ेगा सर? आपको जो है स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर होगा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए सर? ये प्लूरल के लिए। जब एक से अधिक की बात करेगा
जब एक से अधिक की बात करेगा तो वहां पे प्लूरल में ये सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये किसके लिए यूज होगा सर? तो ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सिंगुलर वर्ब की तरह यूज, जब हम वर्ब को सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो वर्ब में हम एस और ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर बना देंगे। जब प्लूरल की बात करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम डायरेक्ट वर्ब को लिख देंगे। इसी चीज को यहां बतलाया गया है कि अगर प्लूरल वर्ब के लिए अगर स्ट्रक्चर यूज करना होगा तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर के लिए यूज करना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है सर? तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की जब मैं बात करूंगा तो सिंगुलर वर्ब जो है वो होता है जो एक की बात करेगा। किसकी बात करेगा सर? एक की। जैसे ही, शी, ईट, नेम, ये सारे जो हैं इटसेट्रा, ये सारे जो हैं वो क्या है सर? सिंगुलर वर्ब हैं। अगर मैं प्लूरल वर्ब की बात करूंगा, मतलब एक से अधिक की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा सर यू, बी, दे, इटसेट्रा। ये सारे क्या होगा सर? ये सारे प्लूरल वर्ब होगा। तो इसी चीज के लिए अगर हमें प्लूरल वर्ब के लिए स्ट्रक्चर को यूज करना होगा तो हम जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर सिंगुलर के लिए यूज करना होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। जैसे एग्जांपल्स में आप मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हो कि राम ईट्स मैंगो। राम क्या है सर? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब क्या हो गया सर? सिंगुलर, मतलब वर्ब के साथ एस और एस लग गया। मोनिका, मोनिका भी क्या है सर? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब क्या हुआ सर? ये हमारा राइट्स जो है ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। तो कहने का यह मतलब हुआ कि अगर सिंगुलर वर्ब रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब में आपको यू है, बी है, दे है, तो आप जो है एग्जांपल्स में लिख सकते हो कि यू राइट अ पोइम, यू राइट अ पोइम। तुम एक कविता लिखते हो, तुम एक कविता लिखते हो। सो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा सर? प्लूरल होगा। तो इस चीज ये बातें जो है आपको याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग करते हैं, एस और एस का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल की बात करेगा तो प्लूरल में जो है हमें कोई भी जरूरत नहीं है एस और एस लगाने का, वो डायरेक्ट हम प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे कि आप जो है इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख सकते हो और इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए समझ में आ रही है बच्चों? तो ये चीजें जो है आपको याद रखना होगा। तो हमें क्या सीखने को मिला सर? हमें सीखने को मिला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो परमानेंट एक्शन का सेंस देता है। वो किसका सेंस देता है सर? परमानेंट एक्शन का सेंस देता है। और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंगुलर वर्ब के लिए। और आप जो है स्ट्रक्चर के बेस पे एग्जांपल्स को देख सकते हो। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यह जो था, अफर्मेटिव सेंटेंस में यह जो था, इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या तो फिर इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसे हम
चाहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं या आप इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब आती है मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप्स, जिसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं सर? निगेटिव सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस को मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं सर? नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। आप इस चीज को देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस में नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। चलिए, जैसे आप सेंटेंस में स्ट्रक्चर में देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट हो गया डू और डज। तो डू आपको पता है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगेगा। और ये क्या है सर? ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा? नॉट लगा। और ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले हमारा नॉट लगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो आप नॉट का प्रयोग करोगे और नॉट का जो अरेंजमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले रहेगा। जैसे कि मोनिका डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोनिका डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोनिका क्या है सर? तो मोनिका सब्जेक्ट है सर। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। आने वाला भाव सर सिंगुलर भाव, इसके बाद नॉट प्ले क्रिकेट। आप देखो, अब सेंटेंस में एक भाव में हम परफॉर्म कर दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग डू का डज लगा दिए। तो ये जो भाव है मेन भाव, इसमें जो है अब हम परफॉर्म नहीं करेंगे, इसमें परफॉर्म हम नहीं करेंगे। सेंटेंस में एक ही जगह परफॉर्म करेंगे। अगर भाव में एक बार अगर सिंगुलर यूज हो गया तो फिर अगला यहाँ सिंगुलर, यहाँ हम प्लेज नहीं लिखेंगे सर। मोनिका डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये अपने आप में सही है, जैसा आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हो, स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए, ये आई जो है क्या है सर? है तो सिंगुलर जैसा, लेकिन हम लोग प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये स्पेशल केस होता है। तो आई के साथ डू, आई के साथ डू नॉट गो टू टेम्पल। आई डू नॉट गो टू टेम्पल मतलब मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। तो आप ये बातें समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या है सर? तो नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस है कि इसके सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे सर? नॉट का प्रयोग करेंगे। और ये रहा आपके सामने नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आता है सर? इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछने का काम करता है। क्या काम करता है सर? क्वेश्चन पूछने का काम करता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। एक होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होगा सर? क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब हमें यस और नो में मिलता है, जिसका जवाब हमें यस और नो में मिलता है। उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज एंडेड। क्या बोलेंगे सर? क्लोज एंडेड। अब देखेंगे क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर सभी बच्चों को पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मेन वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब के नाम पे यहाँ पे डू और डज है, डू और डज है। इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम
किया गया है। इसी के वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगना जरूरी है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बना सर? तो इसका स्ट्रक्चर बना डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डज ही राइट्स अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, डू दे ईट मीट, क्या वे लोग मीट खाते हैं? डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है? समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो डू यू लव मी। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब हमें चाहे तो यस में मिलेगा, चाहे तो नो में मिलेगा, चाहे तो यस में मिलेगा, चाहे तो नो में मिलेगा। और इसीलिए जो है इसका नाम है क्लोज एंडेड सेंटेंस, क्लोज एंडेड सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद मेन वर्ब होगा। समझ में आ रही है? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्या है सर? डू और डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो इसकी एग्जांपल सब क्या होगा सर? अगर मैं लिखूं डू सब्जेक्ट यू वर्ब लव ऑब्जेक्ट मी, तो क्वेश्चन क्या बना सर? डू यू लव मी। तो मोनिका क्या बोलेगी? यस, मोनिका बोलेगी यस। समझ में आ रही बात है? तो चाहे जवाब मिलेगा मुझे यस और नो में, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज एंडेड सेंटेंस, क्लोज एंडेड सेंटेंस। और क्लोज एंडेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू या डज, किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम याद कर लो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात है? अब इसी के बाद आता है ओपन एंडेड। क्या आता है सर? ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड क्या होता है? देखो अभी जो था आंसर, अभी जो मुझे आंसर मिल रहा था वो यस और नो में मिल रहा था। अब जो सवाल आएगा, अब इस सवाल में हमें यस और नो में आंसर नहीं मिलेगा, यस और नो में आंसर नहीं मिलेगा। इसका आंसर जो है मुझे ओपन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ओपन मिलेगा। जैसे WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो जब हमें ओपन सवाल पूछना होगा तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली। सर ये क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली क्या होता है? देखो क्वेश्चन वर्ड और WH फैमिली जो होता है उसे हम कहते हैं वाई हो जाता है, वेयर हो जाता है, वोट हो जाता है, हुम हो जाता है, हाउ हो जाता है, हाउ ऑफन। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं सर? क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं और WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी हमें मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम ओपन एंडेड का सवाल बनाते हैं, ओपन एंडेड का सवाल हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की या WH फैमिली की आवश्यकता पड़ती है। और WH फैमिली और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है सर? तो वाई हो गया, वेयर हो गया, वोट हो गया, हुम हो गया, हाउ हो गया, हाउ ऑफन हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो WH फैमिली और क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी डिफिनेशन क्या है सर? तो इसकी डिफिनेशन है सबसे पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद प्लूरल के लिए डू आएगा और सिंगुलर के लिए डज आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। आप मेरे को बताओ, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो? नहीं सर, मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन
ओपन आंसर देना पड़ेगा। ओपन आंसर देने का मतलब क्या हुआ सर? ओपन आंसर देने का मतलब हुआ कि अगर मैं पूछूं वेयर डू यू लिव, तो आप जो है आप लोग सभी का जवाब जो है वो अलग अलग हो जाएगा। कोई बोलेगा कि मैं गया में रहता हूँ, कोई बोलेगा मैं दिल्ली रहता हूँ, कोई बोलेगा मैं राजस्थान रहता हूँ, कोई बोलेगा मैं कहाँ, मतलब कि जो जहाँ रहता है वहाँ वहाँ की बातें जो है वो क्या करेगा सर, वो बोलेगा। मतलब आंसर जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर? डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड। लेकिन जब हम क्लोज एंडेड की बात करेंगे तो क्लोज एंडेड के सवाल में आंसर जो है चाहे तो हाँ में दिया जाएगा, चाहे ना में दिया जाएगा। ये दोनों के अलावा किसी और चीज में हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हो गया वो क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड में जो है अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 लोगों का जवाब हो सकता है कि अलग अलग हो। लेकिन अगर हम क्लोज एंडेड पूछेंगे तो 10 लोगों में जवाब चाहे हाँ में मिलेगा, चाहे ना में मिलेगा। तो यही डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का और ओपन एंडेड क्वेश्चंस का। और जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से ही जो है हम सेंटेंस को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब ओपन एंडेड की बात आती है तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड की आवश्यकता होती है, और उस एक्स्ट्रा वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं या WH फैमिली कहते हैं। और जैसा कि आप जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है। और आप लिख सकते हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो व्हाट ये क्या है सर? ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस का डिजाइन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से हम सेंटेंस का डिजाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है सर? अब जो है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछने का तो काम होगा ही होगा, उसके साथ नेगेटिव भी आएगा, मतलब नॉट का भी प्रयोग होगा। नॉट का भी प्रयोग होगा। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां हमको ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो नॉट जो है वो मेन वर्ब के पहले रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं रहेगा। कहां रहेगा सर? मेन वर्ब के पहले नॉट रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू और डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग मेन वर्ब के पहले रखेंगे, मेन वर्ब के पहले रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नहीं रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नहीं रखेंगे। जैसे वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो यह जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछने का भी काम कर रहा है और इसमें नेगेटिव का भी सेंस दे रहा है। तुम मोनिका से प्यार क्यों नहीं करते हो, तुम मोनिका से प्यार क्यों नहीं करते हो। तो क्यों नहीं करते हो मतलब नहीं, नेगेटिव भी का सेंस दे रहा है और सवाल पूछने का भी काम कर रहा है। और आपको पता है डू जो है सिंगुलर, क्या मैं बोल रहा हूँ, डू के लिए प्लूरल सब्जेक्ट और डज के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। डू के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग होगा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर एंड वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आपको जो है पूरी अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से मैं जितने कुछ भी आज समझाया हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप जो है आपके दिमाग में सब कुछ पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फीड हो गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सारे कुछ जो है आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो अब जो है मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज के लिए इतना ही था और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।